क्या दोस्तों आपको पता है सुडोकू के गॉडफादर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भारत देश के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत कौन है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सुडोकू के गॉडफादर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों आपने कहीं न्यूज़पेपर में इसी तरह का सुडोकू फिलअप किया होगा। और सुडोकू के गॉडफादर के रूप में जापान देश के माकी काजी प्रसिद्ध है, जिसका हाल ही में 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं माकी काजी बोले तो सुडोकू के गॉडफादर, जापान देश के 69 वर्ष की आयु में माकी काजी का निधन हो गया है। हाल ही में सुडोकू के गॉडफादर के रूप में प्रसिद्ध जापान के माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और माकी काजी ने सुडोकू को 1980 के दशक में सर्वप्रथम अपनी पत्रिका निकोली में प्रकाशित किया था। क्या माकी काजी ने 1980 के दशक में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था निकोली, और निकोली में पहली बार सुडोकू को प्रकाशित किया था। और माकी काजी का जन्म उत्तरी जापान के साप्पोरो शहर में वर्ष 1951 में हुआ था। क्या माकी काजी का जन्म जापान के साप्पोरो शहर में वर्ष 1951 में हुआ था। और जापान के कीवो विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के बाद उन्होंने पहली पत्रिका निकोली की स्थापना की। क्या यह माकी काजी ने दोस्तों पहली पत्रिका निकोली की स्थापना की और अगस्त 1980 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। और यह लोकप्रिय खेल यानी कि सुडोकू की बात करें तो जिसमें 9 बाय 9 ग्रिड की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और वर्ग में 1 से 9 तक की संख्या भरनी होती है। और दुनिया भर में दोस्तों यह गेम काफी प्रसिद्ध हो गया है। एक खेल के रूप में सुडोकू की उत्पत्ति का इतिहास स्पष्ट नहीं है। एक मत के अनुसार इस खेल की उत्पत्ति का श्रेय 18वीं शताब्दी के स्विस गणितज्ञ यूलर को दिया जाता है। दोस्तों सुडोकू की उत्पत्ति के बारे में कोई इतिहास में स्पष्ट माहिती नहीं है और 18वीं शताब्दी के एक स्विस गणितज्ञ यूलर को इसकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हॉकी स्टार वंदना कटारिया किस राज्य के महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनी? इमेज आप देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक गोल दागने वाली वंदना कटारिया हाल ही में उत्तराखंड राज्य के महिला एवं बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड राज्य। और उत्तराखंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इमेज आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और यह घोषणा तिल्लू रौतेली पुरस्कार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हुई है। और पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा की थी। क्या पुष्कर सिंह धामी ने दोस्तों 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी है? तो याद रखो दोस्तों, हमारे भारत देश के एक ऐसे स्टार हॉकी प्लेयर जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक गोल किए थे। क्या हैट्रिक गोल किए थे? किस राज्य के हैं? उत्तराखंड। तीसरा क्वेश्चन, भारत में कितने साल की समयावधि में जनगणना की जाती है? यूं तो यह जीके रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 वर्ष। देखो, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण यह सभी गतिविधियों को हाल ही में रोक दिया गया है। और भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है तथा 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। दोस्तों, पिछली जनगणना हमने 2011 में की थी और यह हमारे भारत देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, लेकिन 2021 में जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। यह दोस्तों हमें याद रख लेना है। और यहाँ कुछ हमारे इतिहास पर नजर डालें जनगणना के बारे में, तो प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से पता चलता है कि 800 या 600 ईसा पूर्व के दौरान कुछ विधियों द्वारा जनगणना को बनाए रखा गया था। और मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक आंकड़े शामिल है। दोस्तों, यह याद रख लो कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में एक प्रशासनिक रिपोर्ट जिसका नाम है आईने अकबरी में भी जनसंख्या के बारे में जिक्र किया गया है। और भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी। कब? 1872 में पहली बार हमारे भारत देश में अंग्रेज शासन काल में जनगणना की गई। और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नव स्थापित कार्यालय ने वर्ष 1881 में भारत में पहली बार जनगणना पूरी की थी। दोस्तों, यह भी याद रख लो कि ऑफिशियल तरीके से पहली बार जो जनगणना की गई यह वर्ष है 1881, लेकिन शुरुआत हुई थी 1872 में। और जनगणना शब्द लैटिन शब्द सेंसर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? आकलन करना। सेंसर का मीनिंग होता है आकलन करना और सेंसर से शब्द बना है सेंसस। तो आगामी जनगणना यानी कि सेंसर 2021 पहली डिजिटल जनगणना होगी। क्या यह 2021 में होने वाली जनगणना हमारे भारत देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी? और इसमें स्वगणना का प्रावधान है और जनगणना गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाएगी। यहाँ किस मंत्रालय के अधीन हमारी यह जनगणना होती है? गृह मंत्रालय के अधीन। चौथा क्वेश्चन, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन यह भी हिस्ट्री का क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। और इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। और कल ही दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि हमारे पूज्य गांधी बापू को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था। तो इसी तरह दोस्तों हमारे भारत देश के जो स्वाधीनता संग्राम हुए उनके गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ दोस्तों पूछे जाएंगे और यह सभी क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। दोस्तों यह कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? 15 अगस्त 2022 तक। और प्रत्येक सप्ताह में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक सोमवार को दूसरा मंगलवार को। और क्विज में आकाशवाणी का जो पिछला क्वेश्चन था वो यह था, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में मुहिद्दीन यासिन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? मुहिद्दीन यासिन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो मलेशिया देश के प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलेशिया। और मुहिद्दीन यासिन को इमेज में आप देख सकते हैं।
लंबे समय से चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुहिद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 17 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है, जो कि मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। दोस्तों, यह फैक्ट याद रख लो कि मलेशिया के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। कितना? 17 महीने का। नाम मत भूलिएगा प्रधानमंत्री का, मुहिद्दीन यासीन। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया के राजा ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक मुहिद्दीन यासीन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और यहाँ हमने जिक्र किया है मलेशिया देश का, तो यहाँ मैप में देखिए 2 हिस्सों में बटा हुआ यह कंट्री, जिसकी कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। और मलेशिया भूमध्य रेखा के काफी करीब स्थित देश है और मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम ऑयल के कारोबार पर निर्भर है। और भारत प्रति वर्ष लगभग 90 लाख टन पाम तेल मलेशिया तथा इंडोनेशिया से आयात करता है। हमारे भारत सरकार ने हाल ही में पाम तेल पॉलिसी लॉन्च की है, तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि हमारा भारत देश प्रति वर्ष 90 लाख टन पाम तेल मलेशिया तथा इंडोनेशिया से आयात करता है। छठा क्वेश्चन, 2021 स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? 2021 का स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट भारत देश के ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रौनक साधवानी। और यहाँ एक ऑप्शन में नाम है हर्षित राजा। दोस्तों, पिछले करंट अफेयर में ही मैंने आपको बताया था हर्षित राजा क्यों करंट अफेयर में आए थे। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात करते हैं रौनक साधवानी की। एक 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। क्या? इटली में आयोजित यह 19वां स्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट हमारे भारत देश के 15 वर्षीय रौनक साधवानी नामक यह ग्रैंड मास्टर ने जीत लिया है। और नागपुर के रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त रौनक साधवानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रहे, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रॉ रहे। और 9वें और अंतिम दौर में रौनक साधवानी और इतालवी ग्रैंड मास्टर पियर लुइगी बसो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की, लेकिन 72 टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय विजेता बन गए हैं। कौन? भारत के विजेता बन गए हैं रौनक साधवानी। 7वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ मिलकर एक्सरसाइज कोंकण 2021 आयोजित किया? दोस्तों, पहले तो एक्सरसाइज का नाम याद रख लेना है। एक्सरसाइज कोंकण 2021 नामक एक नौसेना अभ्यास है जो भारत देश की नौसेना ने ब्रिटेन देश की रॉयल नेवी के साथ मिलकर आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तबर इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा है। दोस्तों, यहां हमें यह याद रख लेना है कि भारतीय नेवी की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया है। और यह कहां पर आयोजित किया गया है? एक्सरसाइज कोंकण 2021 आयोजित किया गया है इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पर। और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। तो यह वर्ष भी याद रख लो कि यह कोंकण नामक जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, कब से आयोजित की जा रही है? 2004 से। और ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के HMS वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया है। किसने हिस्सा लिया है ब्रिटेन की ओर से? ब्रिटेन की ओर से HMS वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का अनावरण किसने किया है? हाल ही में ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का अनावरण किया है HDFC बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है। और इस सावधि जमाओं को हरित
और स्थायी आवास ऋण समाधान और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित किया जाएगा। और 36 से 120 महीने की जमा अवधि के साथ निवासी और एनआरआईज दोनों इस साधन में निवेश कर सकते हैं, जो 6.55% प्रति वर्ष तक की ब्याज दरों की पेशकश करेगा। और यहाँ क्या लिखा है पढ़ो तो, HDFC लिमिटेड का डिपॉजिट 36 से 120 महीने का होगा और इस पर 6.55% सालाना ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 6.80% का ब्याज मिलेगा और इन पैसों को ग्रीन बिल्डिंग के फाइनेंस में दिया जाएगा। क्या? इन पैसों को ग्रीन बिल्डिंग के फाइनेंस में दिया जाएगा। और यह जब स्कीम लॉन्च की है HDFC बैंक ने, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं। यानी कि इंग्लिश में बोले तो HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नवा क्वेश्चन, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, A और B दोनों। और इस किताब की फ्रंट पेज को इमेज में आप देख सकते हैं। क्रांतिकारी नेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की एक नई जीवनी 23 अगस्त को प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर प्रदर्शित होगी। और पुस्तक इतिहासकार बिमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एक इतिहासकार बिमल प्रसाद और लेखक सुजाता प्रसाद दोनों ने संयुक्त रूप से इस किताब को लिखा है। और पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण उस व्यक्ति के जीवन से उपाख्यानों और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियों को साझा करती है, जो परिवर्तनकारी राजनीति के लिए भावनात्मक भूख, शक्ति और इंक्यूबेटिंग क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते थे हमारे जयप्रकाश नारायण। इमेज में आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना है? मार्च 2021 को समाप्त होने वाली समयावधि के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 53.9। RBI ने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का अनावरण किया। मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक 53.9 है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पेश किया है, जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। और FI इंडेक्स में भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के समावेशन का विवरण भी शामिल है। और FI इंडेक्स का मूल्य 0 से 100 के बीच होगा, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है, जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। और FI इंडेक्स में 3 पैरामीटर शामिल है, अर्थात एक्सेस जो 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। और इनमें से प्रत्येक विभिन्न आयाम शामिल है, जिनकी गणना संकेतकों यानी कि इंडिकेटर्स की संख्या के आधार पर की जाती है। और ऐसे कितने इंडिकेटर्स है? 97। 11वां क्वेश्चन, SCP 3.0 के लिए 26 राज्यों की कितनी टीमों का चयन किया गया है? SCP 3.0 के लिए 26 राज्यों की 50 टीमों का चयन किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम 3.0 की तीसरी श्रृंखला 16 अगस्त 2021 को अटल टिकरिंग लैब्स के युवा नव प्रवर्तकों के लिए शुरू की गई थी। और यह कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लाभ फाउंडेशन डसोल्ट सिस्टम के सहयोग से शुरू किया गया था। और SCP 3.0 की थीम क्या रखी गई है? मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम, यह SCP 3.0 की थीम है। और SCP 3.0 का महत्व क्या है? छात्र नवोन्मेषकों यानी कि स्टूडेंट्स इनोवेटर्स को डसोल्ट स्वयं सेवकों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें मेंटर समर्थन, प्रोटोटाइप और परीक्षण सहायता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
और टीमों की संख्या किस तरह 50 हुई है? तो देखो, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 के लिए 26 राज्यों की 50 टीमों का चयन किया गया है। इसमें अटल टिकरिंग लैब्स मैराथन 2019 की 20 टीमें, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की 10 टीमें, डसोल्ट द्वारा चुनी गई 10 टीमें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्व क्षेत्रों की 10 टीमें शामिल है। इसी तरह सभी को जोड़ दिया जाए तो 50 टीमें इसमें शामिल होंगे। 12वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत कौन है? अफगानिस्तान देश में भारतीय राजदूत है रुद्रेंद्र टंडन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रेंद्र टंडन। इमेज में आप देख सकते हैं। चुनिंदा देशों को छोड़कर ज्यादातर देशों ने अपने काबुल में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं और कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया है। और भारत ने भी कोई खतरा नहीं उठाते हुए अपने दूतावास को बंद कर राजदूत समेत वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया है। यानी कि हमारे अफगानिस्तान देश में राजदूत कौन थे? रुद्रेंद्र टंडन। और वो सही सलामत हमारे भारत देश में लौट आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्ध के जर्जर अफगानिस्तान से भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित भारत पहुंचाना मुश्किल और जटिल कार्य था और उन्होंने सुरक्षित वापसी में मदद और सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया है हमारे एस जयशंकर ने। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, अमृत महोत्सव श्री शक्ति चुनौती 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? क्या अमृत महोत्सव श्री शक्ति चुनौती 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है हाल ही में श्री अश्विनी वैष्णव ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। लेकिन अश्विनी वैष्णव किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चुनौती 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देना है। और यह प्रतियोगिता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोजित की जा रही है ताकि पूर्ण क्षमता हासिल करने में उनकी मदद की जा सके। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था छत्तीसगढ़। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से एक फ्रेंड है प्रदीप हर्षालिया, उन्होंने 4 जिलों का भी जिक्र किया है। बहुत बढ़िया। और प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अंकुर वालंद, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बिल्कुल सही आंसर लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक कल का आपने वीडियो देखा होगा। अंकुर जी, थैंक यू सो मच। और वसावा मिताक्षी और कुंवरिया प्रियंका, इन दोनों फ्रेंड्स ने भी बिल्कुल सही आंसर लिखा। पटेल उर्वशी ने इस क्वेश्चन के बारे में आंसर तो लिखा, साथ साथ उन्होंने रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की संसद का नाम ड्यूमा, इसी तरह महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए। तो पटेल उर्वशी, थैंक यू सो मच। और भीखा भाई रबारी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? क्या कांग्रेसनल गोल्ड मेडल निम्न में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और यह पुरस्कार करंट अफेयर में क्यों आया, कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको याद है तो वो भी जरूर लिखना। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नई करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।